आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के ज्योग्राफी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर देखने वाले हैं, जिसका नाम है मानव जनित आपदाएं, नाभिकीय, जैविक और रासायनिक। इस चैप्टर की बात करें तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। आपको 10th में भी यह चैप्टर पढ़ना पड़ेगा और आगे आप जितने भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करेंगे वहाँ से भी कुछ यह सब पढ़ना पड़ता है। ये चैप्टर नंबर 15 हो गया। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत ये चैप्टर आता है और इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उन सबका डिटेल से हम लोग व्याख्या करेंगे। चैप्टर के नाम हो गया आपका, चैप्टर के नाम ध्यान रखेंगे, चैप्टर के नाम हो गया मानव जनित आपदाएं। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, मानव जनित आपदाएं, नाभिकीय, जैविक और रासायनिक। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर के एक एक बात को बारीकी से आप लोग देखते जाएंगे। तो इसमें पहला प्रश्न हो गया, पहला प्रश्न कह रहा है इसमें, इनमें कहाँ परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। पहला प्रश्न क्या हो गया, इनमें कहाँ परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैगा में। बात करें कैगा के तो कैगा आपको मिलेगा कर्नाटक राज्य में। याद रखेंगे कैगा कहाँ पर है, तो कैगा भारत के कर्नाटक राज्य में है। और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा परमाणु ऊर्जा केंद्र। तो ध्यान रखेंगे परमाणु ऊर्जा केंद्र कैगा भारत के कर्नाटक राज्य में है। इसके अलावा बात करें आपको कि भारत में और कहाँ कहाँ पर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, तो भारत में मुख्य रूप से 6 परमाणु ऊर्जा केंद्र है। अब 10th क्लास में जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको पढ़ना पड़ता है ये परमाणु ऊर्जा केंद्र के बारे में। उस 6 में से पहला पढ़ लिए कर्नाटक में, पहला कहाँ हो गया, कर्नाटक में हो गया। दूसरा की बात करें तो एक आपको मिलेगा तारापुर। ये तारापुर महाराष्ट्र में है और ये सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। इसके अलावा बात करें राणा प्रताप, तो राणा प्रताप भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। ये सब क्या है, ये सभी परमाणु ऊर्जा के केंद्र है। उसके अलावा बात करें तो भारत के गुजरात राज्य में काकरापारा काकरापारा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तो सबके नाम ध्यान रखेंगे, एक हो गया तारापुर, एक हो गया राणा प्रताप सागर, तीसरा है काकरापारा और चौथा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैगा जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है ये भी भारत के एक महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तो जो भी एक्स्ट्रा बातें बताई जा रही है उसे आप अवश्य नोट कर लेंगे, ये आपकी जानकारी में काफ़ी वृद्धि करने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हिरोशिमा किस देश में स्थित है। यह हिरोशिमा की बात करें तो हिरोशिमा जापान देश में स्थित है। हिरोशिमा इसलिए फेमस हुआ क्योंकि अमेरिका नामक जो देश है वो अमेरिका नामक देश इसी हिरोशिमा नामक शहर पर परमाणु हमला किया था। जापान के 2 शहर, एक के नाम है हिरोशिमा और एक के नाम हो गया नागासाकी। एक के नाम है हिरोशिमा, दूसरा का नाम है नागासाकी। इस हिरोशिमा की बात करें तो हिरोशिमा पर परमाणु हमला 6 अगस्त 1945 को हुआ था। 6 अगस्त सन 1945 को हुआ था। और इसी में एक और शहर है जापान में ही जिसका नाम है नागासाकी। इस नागासाकी पर परमाणु हमला की बात करें तो हुआ था 9 अगस्त 1945 को, 9 अगस्त 1945 को। तो दोनों तिथि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी तक दुनिया में एकमात्र देश जापान ही है जो परमाणु हमला झेला है और दुनिया का एकमात्र देश अमेरिका है जो किसी देश पर परमाणु हमला किया, यानी परमाणु बम से हमला किया है। कब कब हुआ था, एक 6 अगस्त 1945 को हुआ था और एक 9 अगस्त 1945 को हुआ था। एक हुआ था हिरोशिमा शहर पर और एक हुआ था नागासाकी शहर पर। परमाणु जब हमला होता है, परमाणु बम का हमला, तो काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, काफ़ी विकराल रूप इसका होता है और पूरे के पूरे शहर
एक तरीका से समझिए कि समाप्त हो जाते हैं। साथ ही साथ परमाणु बम के जब हमला होता है तो उसका प्रभाव हमें 40-50 साल तक देखने को मिलता है। तो परमाणु हमला हुआ था सन 1945 में, लेकिन आज भी उसका असर यानी कि उसका दुरुपयोग यानी उसका जो दुष्प्रभाव है वह आज भी हिरोशिमा और नागासाकी दोनों शहरों में देखने को मिलता है। तो याद रखेंगे सारा फैक्ट्स। नेक्स्ट प्रश्न है, रेडियोधर्मी आपदा से बचाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय रेडियोधर्मी प्रतीक का विकास किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी या कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने सन 1946 ईस्वी में रेडियोधर्मी आपदा से बचने के लिए रेडियोधर्मी प्रतीक चिन्ह का विकास किया था। याद रखेंगे ये जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है यह कहाँ है? यह अमेरिका में है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। आप देखे होंगे बहुत जगह पर मूवी वगैरह में देखे होंगे आपको कि एक गोल तरीका से ऐसे आकृति रहता है, गोल तरीका से ऐसे आकृति रहेगा और उस आकृति आप देखेंगे तो बीच में भी आपको इस तरीका से गोल दे देगा और इसके तीनों तरफ इस तरह के आपको डायग्राम मिलेगा। यहाँ पर ठीक से नहीं बन रहा फिर भी समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। इस तरीके के आपको डायग्राम देखने को मिलेगा। ये 2 हो गया और यहाँ पर ये 3। जहाँ पर भी इस तरीके से आकृति आप देखेंगे इसका मतलब है ये जो आकृति है यह एक प्रतीक है। और किसका प्रतीक है? तो अंतर्राष्ट्रीय रेडियोधर्मी के प्रतीक है। रेडियोधर्मी के यह प्रतीक है। आप अपने बुक में देखेंगे तो सही से आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि देखेंगे ये गोल पट्टी है यहाँ पर, फिर बीच में भी गोल है और उसके तीनों कोण से एक आपको इस तरीके से डायग्राम देखने को मिलेगा। ये चौड़ा मिलेगा और जैसे जैसे आगे आएगा वो क्या होगा? पतला होते जाएगा और ये पूरा भरा हो। इस तरीके से आपको आकृति मिलेगा, रेडियोधर्मी की आकृति मिलेगा। रेडियोधर्मी होता क्या है? तो आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास में कि कुछ ऐसे खनिज होता है जिसमें से अपने आप ही अल्फा, बीटा और गामा किरण निकलते रहता है, उसे ही हम लोग रेडियोधर्मी तत्व बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्राम्बे में। कहाँ हो जाएगा? ट्राम्बे में हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्राम्बे में। ट्राम्बे है कहाँ? तो ट्राम्बे भारत के महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में है। और सन 1956 ईस्वी में, ये तारीख याद रखेंगे, सन 1956 ईस्वी में भारत के महाराष्ट्र के ट्राम्बे नमक स्थान पर हम लोग एक परमाणु भट्टी बनाए थे, पहला परमाणु भट्टी बनाए थे और उसका नाम दिया गया अप्सरा। नाम क्या दिया गया? अप्सरा उसका नाम दिया गया। तो ये भी याद रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन पूछता है कि बताइए भारत के पहला परमाणु भट्टी जो ट्राम्बे में स्थापित किया गया था उसका नाम क्या है? तो उसका नाम हो जाएगा अप्सरा। और इसे स्थापित कब किया गया? इसे स्थापित किया गया सन 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, विश्व में सबसे पहले किस स्थान पर परमाणु बम गिराया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिरोशिमा पर। अभी चर्चा किए हैं हिरोशिमा और साथ ही साथ नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी ये 2 ऐसा शहर है, जापान के शहर है, जहाँ पर परमाणु हमला हुआ था। नागासाकी पर हुआ था 9 अगस्त 1945 को और हिरोशिमा पर हुआ था 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। और ये दोनों हमला अमेरिका देश के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, देखिए यहीं पे एक ऑप्शन है चेरनोबिल। ये जो चेरनोबिल है यह यूक्रेन देश में है। अभी हाल फिलहाल खूब चर्चा है यूक्रेन के, रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है उसको लेकर के काफ़ी चर्चा में यूक्रेन। इसी यूक्रेन में ये चेरनोबिल है। और बहुत पहले यानी सन 1986 ईस्वी में, ये भी तारीख आप हो सके तो याद रखिएगा, 1986 ईस्वी में जो चेरनोबिल जगह है इसी में क्या हुआ था? परमाणु
रिएक्टर में रिसाव हो गया था और रिसाव होने की वजह से बहुत सारे हानिकारक जो गैस होते हैं, केमिकल होते हैं, वो वातावरण में फैल गए, वायुमंडल में फैल गए, जिसकी वजह से हज़ारों लोगों की क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। तो आप याद रखेंगे ये चेरनोबिल पूछा है कहाँ पर है, तो चेरनोबिल यूक्रेन देश में। कहाँ पर है? यूक्रेन देश में। यदि आपको ऑप्शन में यूक्रेन नहीं दे तो आप वहाँ पर टिक में लगाइएगा USSR, वहाँ पर टिक क्या लगाएंगे? USSR। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि ये जो चेरनोबिल नामक जो जगह है वह पहले USSR का हिस्सा था, यानी आज के जो यूक्रेन देश जानते हैं वह यूक्रेन पहले USSR का हिस्सा था, USSR का हिस्सा था, यानी कि यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन। आज हम लोग इसे सोवियत संघ, हिंदी में इसे सोवियत संघ बोलते हैं। और वर्तमान में ये जो USSR है उसका उत्तराधिकारी देश के रूप में कौन हो गया? रूस देश हो गया। और इसी में पहले यूक्रेन देश आता था, लेकिन बाद में यह देश टूट गया, 15 भाग में टूट गया। उसमें से सबसे बड़ा देश कौन बना? रूस। तो यह जब घटना घटा था तो उस समय वर्ष था 1986। इसलिए आपको ऑप्शन में क्या देगा? यूक्रेन ना देगा, क्या दे देगा? USSR दे देगा। कोई भी दे, आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, उसी हिसाब से आंसर करेंगे। चेरनोबिल वर्तमान में कहाँ है? तो यूक्रेन में है, लेकिन जब रिसाव हुआ तो 1986 में, तब वह रूस का है तब, या USSR का है तब, USSR में था, ऐसा कहना उचित होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, भारत में कहाँ भूमिगत परमाणु विस्फोट परीक्षण हेतु किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा पोखरण। पोखरण भारत के राजस्थान में है और पोखरण नामक स्थान पर ही 18 मई, काफ़ी महत्वपूर्ण वीवीआई लगा लेंगे, 18 मई 1974 को राजस्थान के इसी पोखरण नामक स्थान पर हम लोग क्या किए थे? तो हम लोग परमाणु बम के विस्फोट करके परीक्षण किए थे। काफ़ी महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि भारत पहला अपना परमाणु बम परीक्षण कब किए थे? तो 1974 में किए थे। कहाँ किए थे? तो राजस्थान के पोखरण नामक स्थान पर किए थे। कहाँ किए थे? राजस्थान के पोखरण में किए थे। और दूसरी बार कब किए? तो पहला तो किया 1974 में परमाणु बम के परीक्षण, फिर दूसरी बार भारत सन 1998 ईस्वी में परमाणु बम के परीक्षण किए थे। ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे अवश्य याद रखेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो कह रहा है 7वां प्रश्न, भोपाल में गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? भोपाल में गैस त्रासदी यह हुआ था 1984 में। ये आपको 10th में ही पढ़ना है और 9th में ही पढ़ना है। भोपाल गैस त्रासदी हुआ था 1984 ईस्वी में। भोपाल कहाँ है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। इसी भोपाल में एक फैक्ट्री था जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। और ये जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री था, याद रखेंगे, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, ये उर्वरक बनाता था, खाद बनाता था। कार्बाइड फैक्ट्री ये अमेरिका की कंपनी था। यूनियन कार्बाइड जो फैक्ट्री था अमेरिका की कंपनी था और ये उर्वरक यानी खाद बनाता था। लेकिन इसी फैक्ट्री में एक गैस का रिसाव हो गया। उस गैस के नाम याद रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे याद रखेंगे, आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। अब इस गैस के रिसाव जैसे हुआ, रिसाव मतलब होता है लीक होना। जो भी आप देखते हैं गैस सिलेंडर हो गया, उस तरह से गैस के रखने के लिए सिलेंडर होता है, उसी सिलेंडर से ये गैस रिसाव हो गया। और रिसाव होने के बाद ये हवा में फैल गया और हवा में जैसे ही फैला, लोग हवा के जैसे ही सांस लिया, यह गैस हवा के माध्यम से उसके शरीर के अंदर चला गया और हज़ारों लोगों की क्या हो गई थी? मृत्यु हुआ था। तो हमारे इंडिया के इतिहास में यह बहुत ही दुखदायी घटना के रूप में माना जाता है, भोपाल गैस त्रासदी। क्वेश्चन खूब पूछेगा, भोपाल गैस त्रासदी हुआ कब था? 1984 ईस्वी में हुआ था। इस त्रासदी में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? तो इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। याद रखेंगे, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। फैक्ट्री कौन था? तो अमेरिका के फैक्ट्री था जिसका नाम ही बताएं आपको, यूनियन कार्बाइड। क्या नाम था? यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का नाम था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न 8वां प्रश्न है, तमिलनाडु के तूतीकोरिन तांबा
तांबा उत्पादन केंद्र में गैस के रिसाव से किस प्रकार की बीमारी फैली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, उल्टी और सीने में जलन। तमिलनाडु में एक जगह है तूतीकोरिन और यहीं पर एक फैक्ट्री था, तांबा उत्पादन केंद्र था। इसी में रिसाव हुआ जिसके वजह से लोग के सीने में जलन होने लगा, उल्टी होने लगा। हालांकि यहाँ पे मौत के बारे में नहीं बताया गया कि मौत ज़्यादा नहीं हुआ था, ज़्यादा नॉर्मल तरीका से समझे कि इन्फेक्ट हुए थे, लेकिन भोपाल गैस त्रासदी में हज़ारों लोगों की मौत हुई थी। यहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछा कि तमिलनाडु के तूतीकोरिन में जो रिसाव हुआ था ये कब हुआ था? तो याद रखेंगे यह हुआ था 5 जुलाई 1997 को। कब हुआ था? 5 जुलाई 1997 ईस्वी को यह रिसाव हुआ था। तूतीकोरिन कहाँ है? तो तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि कौन क्षेत्र अम्ल वर्षा से अधिक प्रभावित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर घाटी। दामोदर घाटी अम्ल वर्षा से अत्यधिक प्रभावित है। और यह है कहाँ दामोदर नदी घाटी? तो यह झारखंड राज्य से यह दामोदर नदी निकलती है। झारखंड के छोटानागपुर से यह निकलती है और ये दामोदर नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है डेंगू बीमारी का कारण क्या है? तो डेंगू बीमारी जल जमाव की वजह से होता है। जहाँ पर भी देखिएगा कि जल के जमाव है, हालांकि याद रखेंगे डेंगू बीमारी साफ जल से होता है। तो जहाँ भी पानी का जमाव है, जैसे घर के आसपास में पानी का जमाव है, या आप देखते हो कि आपके घर में जो बर्तन है उसमें अगर पानी है तो उसी वजह से ये जो डेंगू बीमारी उत्पन्न होता है। मच्छर मतलब उत्पन्न होता है, उसी मच्छर में समझिए कि यह डेंगू के जो इन्फेक्ट करने वाला जो होता है कि मैं क्या बोलते हैं उसे, जीवाणु की विषाणु, वही विषाणु क्या होता है जी, इसी डेंगू नामक मच्छर के माध्यम से ये चारों तरफ फैल जाता है। नेक्स्ट है एंथ्रेक्स क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी भी ध्यान रखेंगे। एंथ्रेक्स के बाद बात करें तो एंथ्रेक्स ये अति सूक्ष्म विषाणु है। एंथ्रेक्स क्या है? ये अति सूक्ष्म विषाणु है। पहले होता क्या था, अभी भी जैसे होता है, जैसे कोरोना के नाम सुने होंगे आप, ये कोविड-19 के बारे में कहा गया है कि कोरोना नामक जो बीमारी है, कोरोना नामक जो वायरस है, ये तो सबसे पहले कोरोना क्या है? वायरस है। कोरोना क्या है? तो कोरोना एक वायरस है। वायरस मतलब विषाणु है। ये बहुत लोग आरोप है कि चीन ने अपने लैब में बनाया है और लैब में बना करके ये पूरे दुनिया में फैला दिया है। उसी तरीक़ा से क्या है, बहु देश एंथ्रेक्स नामक विषाणु को बनाया और विषाणु को बना करके ये बाकी देश के लोगों में फैला दिया। यह एक जैविक हथियार की तरह यूज होता है। जैविक हथियार मतलब कोई ऐसे जीवाणु विषाणु बना ले जो लोगों में जाके बीमारी उत्पन्न कर दे, जिसके वजह से लोग भारी संख्या में मारे जाए और कहीं ना कहीं उस देश का कुछ अपना व्यक्तिगत फायदा होगा। तो याद रखेंगे एंथ्रेक्स क्या है? एंथ्रेक्स एक अति सूक्ष्म विषाणु है और इसका प्रयोग कुछ देश किया था दूसरे देश में बीमारी को फैलाने के लिए करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 12 नंबर प्रश्न कर रहा है अनुमानतः भारत में एड्स पीड़ितों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 20.9 लाख। लगभग 21 लाख भारत में एड्स पीड़ितों की संख्या है। और भारत में एड्स के पता कब चला था? तो एड्स के पता चला था 1986 में। ये भी याद रखेंगे। एड्स का पूरा नाम हो गया AIDS, ये एड्स हो गया। इसका पूरा नाम लिख लेंगे आप, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। आप लिख लेंगे, ए मतलब एक्वायर्ड, आई मतलब इम्यूनो, डी मतलब डिफिशियंसी, एस मतलब सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम ये एड्स के पूरा नाम है। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करे को देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है करा कि भारत में डैश में अप्सरा नामक परमाणु भट्टी है। इसके राइट आंसर हो जाएगा खाली स्थान में ट्राम्बे। अभी आपको चर्चा किए थे थोड़ा देर पहले, जो ट्राम्बे है यह महाराष्ट्र राज्य में है और ट्राम्बे में ही अप्सरा नाम के पहला परमाणु भट्टी स्थापित हुआ था। क्वेश्चन पूछता है कि अप्सरा नामक भट्टी परमाणु भट्टी कब स्थापित किया गया? तो याद रखेंगे सन 1956 ईस्वी में ट्राम्बे में अप्सरा नामक पहला परमाणु भट्टी को स्थापित किया गया। ये डेट याद रखेंगे, डेट से भी क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है डैश में विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय रेडियोधर्मी प्रतीक विकसित किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया। ये भी क्वेश्चन पीछे बता दिया गया है, याद रखेंगे कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया
ये जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है यह यूएसए में है, यानी कि अमेरिका में है, और इसी के द्वारा रेडियोधर्मी प्रतीक चिन्ह को विकसित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है कराची डैश में पर भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा पोखरण में। पोखरण में भारत का पहला परमाणु परीक्षण हो जाएगा। ये पोखरण कहाँ है? तो पोखरण राजस्थान में, इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछेगा कब किया गया परमाणु परीक्षण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 मई। ये तारीख याद रखिएगा, 18 मई सन 1974 ईस्वी को, सन 1974 ईस्वी को पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। और ये जो परमाणु परीक्षण किया गया था उसके बाद हम लोग फिर एक और परमाणु परीक्षण किए थे सन 1998 ईस्वी में। और ये जो 1998 ईस्वी का परमाणु परीक्षण था उसमें प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। और सन 1974 ईस्वी में जब परमाणु परीक्षण किया गया था तो उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अमेरिका ने डैश पर परमाणु बम गिराया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। जापान और अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था सन 1945 ईस्वी में। सन 1945 ईस्वी में एक पहला बम गिराया था, वह गिराया था हिरोशिमा शहर पर। याद रखेंगे कौन शहर हो गया? हिरोशिमा शहर। और दूसरा हो गया नागासाकी। दूसरा जो शहर है वह है नागासाकी। तो पहला परमाणु बम जो गिराया गया था वह गिराया गया था हिरोशिमा पर। याद रखेंगे पहला परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा पर, वह गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। और दूसरा परमाणु बम गिराया गया था वो गिराया गया था नागासाकी पर, और वह गिराया गया था 9 अगस्त सन 1945 को ही। इसके बाद 2 परमाणु बम गिरने से जापान जो जितने भी सेना वहाँ के लड़ रहे थे वो सभी आत्मसमर्पण कर दिए। और इसके साथ देखते होंगे कि जो दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था वो दूसरा विश्व युद्ध कहीं ना कहीं जापान पे परमाणु बम के हमला होने के बाद ही शांत हुआ था। यानी जर्मनी देश भी बाद में जा कर के आत्मसमर्पण कर देता है, दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। तो याद रखेंगे 2 परमाणु बम गिरा था, एक गिरा था हिरोशिमा शहर पर और एक गिरा था नागासाकी पर। हिरोशिमा पर, नागासाकी पर। पहला गिरा था 6 अगस्त 1945 को, दूसरा गिरा था नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को। एक जो हिरोशिमा पर गिरा था उस बम का नाम था लिटिल बॉय। लिटिल बॉय, लिटिल बॉय पहला परमाणु बम के नाम था, और दूसरा के नाम था फैट मैन। फैट मैन, दूसरा परमाणु बम का नाम क्या था? फैट मैन था। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न में कहा गया है डैश में लाखों यहूदियों को गैस चेंबर में बंद कर मारा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी देश में जो हिटलर था, जर्मनी में जो हिटलर था वह हिटलर यहूदी लोगों को, याद रखेंगे यहूदी धर्म के लोगों को गैस चेंबर में डाल करके मार दिया था। ऐसा इसलिए हुआ था कि जर्मनी में जो यहूदी लोग था, इस यहूदी लोगों से ये जो यहूदी धर्म के लोग हैं, इस यहूदी धर्म के लोगों से जो हिटलर था वह समझे दुश्मन, वह नफरत करता था। हिटलर जो था वो नफरत करता था। हिटलर का मानना था कि जो यहूदी लोग हैं वह यहूदी लोग अपने देश के प्रति सही भाव नहीं रखते हैं और कहीं ना कहीं देश के प्रति यह गद्दारी के भाव करती है, अपने देश का साथ न देकर दुश्मन देश के साथ दे रहा। और इसी समझिए कि देश द्रोही गतिविधि की वजह से यहूदी लोगों के गैस चेंबर में डाल के मार दिया गया था। बहुत सारे बच्चे बूढ़े लोग को मार दिया था। हालांकि हिटलर का ये जो तरीका था वो बड़ा ख़राब था, पूरे दुनिया के लोग की तरफ विरोध किया गया क्योंकि वह एक खास धर्म के लोग को टारगेट किया था। और इसे यहूदी धर्म में जितने बच्चे थे बूढ़े थे सभी को डाल करके मार दिया था। एक घर बना हुआ होता था, उस घर में एक खतरनाक गैस होता था, उसी गैस के चैम्बर में डाल करके लोगों के सजा देता था। नेक्स्ट प्रश्न है 6 में है कीटनाशकों में डैश का प्रयोग अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा DDT, DDT और गैमैक्सिन। गैमैक्सिन, ये
दो कीटनाशकों का प्रयोग खूब होता है। कीटनाशकों में करा कि DDT और गेमेक्सिन का प्रयोग अधिक होता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा DDT के फुल फॉर्म, तो DDT के फुल को याद रखेंगे। ये जो DDT है, DDT, इसका फुल फॉर्म लिख लेंगे। इसका फुल फॉर्म हो गया डाई क्लोरो डाईफेनाइल और ट्राईक्लोरोइथेन। तो लिख लेंगे यहाँ पर ट्राईक्लोरोइथेन, यह होगा DDT के पूरा नाम। आप इसे ठीक से नोट कर लेंगे। फिर हम बोल रहे हैं DDT का पूरा नाम हो गया डाईफेनाइल ट्राईक्लोरोइथेन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न में 7वां कह रहा है डैश एक प्रसिद्ध रसायन अस्त्र विशेषज्ञ है। कौन सा व्यक्ति है जो एक प्रसिद्ध रसायन अस्त्र विशेषज्ञ है? इसका आंसर हो जाएगा जी हैरी जेल एक प्रसिद्ध रसायन अस्त्र विशेषज्ञ है। और इनके कथन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका कथन था रासायनिक हथियार जो है वह आतंक और भारी विकास का अस्त्र है। सुनिएगा, ये जो हैरी जेल का कथन है, क्वेश्चन पूछता है कि वह कौन व्यक्ति था जो बोले हुआ था कि जो रासायनिक हथियार है, रासायनिक हथियार, आप नोट करते जाएंगे, रासायनिक हथियार आतंक, रासायनिक हथियार आतंक और भारी विनाश का अस्त्र है। ये कथन भी प्रोफेसर हैरी जेल का है। ये बहुत बड़े समझिए कि वैज्ञानिक थे और इनके द्वारा कहा गया था कि जो रासायनिक हथियार बन रहा है वो रासायनिक हथियार को अगर ऐसे ही बनाया जाए तो आने वाले समय में पूरे दुनिया में तबाही मचेगी, क्योंकि जितने भी देश के पास रासायनिक हथियार रहेगा आने वाले टाइम पर सभी देश शांति के भाव नहीं रख पाएंगे और कहीं न कहीं ये विनाश का कारण बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न 8वां प्रश्न है, करा कि मिसाइल डैश का उपकरण है। मिसाइल डैश का उपकरण है, यह हो जाएगा मिसाइल जो है यह मानव जनित आपदा का मानव जनित आपदा का क्या है, उपकरण है। यानी जब भी किसी देश पर मिसाइल हमला होता है कहीं न कहीं वहाँ के लोगों के समझे कि संपत्ति का नुकसान होता है या वहाँ के लोगों की जान जाता है। तो किसी न किसी वजह से मानव के द्वारा बनाया गया अस्त्र है जिससे आर्थिक नुकसान और कहीं न कहीं जान के भी हानि होता है। तो यह क्या है, ये मानव जनित आपदा का क्या है, एक उपकरण है। कहीं न कहीं इससे तबाही ही मचता है और इस तबाही से लोगों के बीच, देश के बीच क्या आता है, आपदा आता है। तो ये मानव जनित आपदा का उदाहरण है। नेक्स्ट है मेथिल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव डैश में हुआ था। ये बताए थे सन 1984 ईस्वी में मेथिल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। पूछे कहाँ हुआ था, तो यह इसका जवाब हो जाएगा भोपाल में एक कंपनी था अमेरिका के जिसका नाम है यूनियन कार्बाइड। ये जो यूनियन कार्बाइड कंपनी है, ये यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, इसी फैक्ट्री में रिसाव हुआ था। ये जो फैक्ट्री था ये अमेरिका के फैक्ट्री था, इसका मालिक अमेरिकन था और ये भारत में उर्वरक बनाने का काम करता था। इसी में क्या हुआ, गैस का रिसाव हो गया था मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का, जिसे हम बोलते MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। और यह रिएक्शन जैसे इसमें क्या हुआ था कि मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस था वो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के टंकी था। उसी टंकी में पानी चला गया। उस पानी के जाने से इस गैस में रिसाव होना शुरू होगा और गैस की रिसाव जब पूरे जगह पर फैला तब लोगों के समझे कि दम घुटने से मौत होने लगा और हज़ारों लोग एक ही रात में मारे गए। ये बहुत बड़ा घटना माना जाता है
भोपाल गैस के लिए। इसे भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं। ये सन 1984 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है, हिरोशिमा पर परमाणु बम डैश अगस्त 1945 को गिराया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। और नागासाकी पर क्या है तो नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। अब हम मिलान करें, कॉलम अ को कॉलम ब से मिलान करना है। पहला है यूरेनियम रेडियम जैसी धातुओं के नाभिकीय विखंडन से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये मिल जाएगा। इससे अपार ऊर्जा शक्ति की प्राप्ति होता है। इससे अपार ऊर्जा शक्ति की प्राप्ति होता है किससे? यूरेनियम से, रेडियम से, और इनके जैसे और भी जो तत्व है जैसे कि आप सुने होंगे थोरियम, उस थोरियम से भी अपार ऊर्जा में शक्ति क्या होता है? प्राप्ति होता है। सेकेंड है भोपाल गैस त्रासदी। तो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था दिसंबर 1984 में। कब हुआ था? दिसंबर 1984 में। नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला। यह हुआ था 11/9/2001 के। अभी इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। 11/9/2001 में क्या है थोड़ा देर में चर्चा करेंगे इसको। फिर है अम्ल वृष्टि से प्रभावित क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दामोदर घाटी। दामोदर घाटी। अब यहाँ पे हम चर्चा करते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ पर लिखा है 11/9/2001। भारत में क्या होता है? भारत में हम लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आज 8 तारीख है, मान लेते हैं कि 8 तारीख है, तो 8 तारीख लिखते हैं पहले कि 8 तारीख हो गया। फिर हम उसका महीना लिखते हैं, जैसे 11वां महीना, और फिर हम लिखते हैं 2000 जो भी है 2023, माने 2023 हो गया। मतलब कि पहले हम लिखे डेट के, फिर लेके महीना को, और फिर लेके हम लोग वर्ष के, साल के। अमेरिका में थोड़ा उल्टा होता है। अमेरिका में क्या होता है कि पहले महीना लिखा जाता है, मंथ, तब डेट लिखा जाता है, और तब लिखा जाता है ईयर। तब क्या लिखा जाता है? ईयर। अब उसी आधार पर यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा है 11/9/2001, मतलब 11वां महीना और 9 तारीख और वर्ष 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था। यानी 11/9 के मतलब हो गया 9 तारीख और 11वां महीना यानी नवंबर महीना। हमारे यहाँ पे क्या होगा? हमारे यहाँ पहले डेट लिखा जाता है, फिर महीना लिखते हैं, और तब लिखते हैं वर्ष लिखते हैं। ये ध्यान रखेंगे। तो अमेरिका की एक बिल्डिंग है जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। ये 100 मंजिल के बिल्डिंग था, 100 मंजिल के बिल्डिंग था। फिर से बता रहे हैं, समझेंगे। अमेरिका में एक बिल्डिंग था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नाम से उसे जाना जाता था। 100 मंजिल के बिल्डिंग था। ये मान के 100 मंजिल के बिल्डिंग है। अब ये बहुत बड़ा बिल्डिंग है। इसी बिल्डिंग पर क्या हुआ था? कुछ आतंकवादी लोगों के द्वारा अमेरिका में प्लेन को, यानी हवाई जहाज को हाईजैक कर लेता है, और हाईजैक करने के बाद इसी से आगे से हवाई जहाज को टकरा देता है, और फिर थोड़ा देर के बाद पीछे से भी इसको टकरा देता है। अब जैसे इस बिल्डिंग में एक हवाई जहाज अभी आकर टकराया तो जहाज़ के लोग तो सब मारे जाएंगे, साथ ही साथ इस बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचेगा। फिर थोड़ा देर बाद पीछे से भी एक हवाई जहाज इस बिल्डिंग से टकरा जाता है। ये बहुत बड़ा हमला था उस समय। ये पूरा बिल्डिंग तहस नहस हो गया, और इसके अगल बगल जो भी बिल्डिंग था वो भी तबाह हो गया, और बहुत लोग की मृत्यु हो गया था। तो अमेरिका के इतिहास में ये सबसे बड़ा आतंकवादी हमला माना जाता है। कब हुआ था? 2001 में हुआ था, 9 तारीख हुआ था, और 11वां महीना यानी नवंबर में हुआ था। तो याद रखेंगे 11, इसे बोला जाता है 9/11। याद रखेंगे 9/11 बोला जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट घटना यह है अमेरिका के इतिहास के लिए। हालांकि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना माना जाता है, क्योंकि यह अमेरिका के इतिहास के काला दिन में से एक माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। अब यहाँ पर है, अच्छा यहाँ पे पूरा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। यहाँ से कुछ ऐसे क्वेश्चन की चर्चा किया जा रहा है। अभी हम कुछ ऐसे प्रश्न की चर्चा करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है इस चैप्टर के दृष्टिकोण से। तो हालांकि आपका जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन था वो सभी समाप्त हो गया है, लेकिन कुछ बातें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उसे भी याद रखने की आवश्यकता है। अब उसके बारे में कुछ जानिएगा। आप लोग सही से सभी बातों को सुनेंगे, और हो सके तो कॉपी में नोट भी करते जाएंगे। पहला बात, क्वेश्चन पूछेगा कि परमाणु ऊर्जा आयोग कब बना। याद रखेंगे परमाणु, आप इसे कॉपी में साथ साथ नोट करते जाएंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। फिर से लिख रहे हैं जी, क्वेश्चन पूछेगा
कि परमाणु ऊर्जा आयोग कब बना था? तो ये परमाणु ऊर्जा आयोग बना था 10 अगस्त 1954 ईस्वी को। कब बना था? 10 अगस्त 1954 को बना था परमाणु ऊर्जा आयोग। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए परमाणु ऊर्जा विभाग कब बना था? परमाणु ऊर्जा विभाग जब बात करें परमाणु ऊर्जा विभाग, देखिए वो अलग था, ये अलग है, तब इसका राइट आंसर हो जाएगा 1954। इससे पहले पढ़े थे परमाणु ऊर्जा आयोग का है तो 1948, और जब विभाग का है तो हो जाएगा 1954 ईस्वी। फिर क्वेश्चन पूछेगा आपसे इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये बना था सन 1969 ईस्वी में, ये भी ध्यान रखेंगे। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे देश में चंद्रयान कब भेजा गया? तो चंद्रयान यानी कि हम लोग चंद्रमा पर सेटेलाइट भेजे थे, उपग्रह भेजे थे चंद्रमा के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए, वो भेजे थे सन 2008 में। और दुनिया के पहला देश बना था भारत, जो पता लगाया था कि चांद पर भी पानी की उपस्थिति है। तो भारत पहला देश बना था दुनिया के जो पता लगा कि चंद्रयान की वजह से कि चंद्रमा पर भी पानी की उपस्थिति है। वो पहला चंद्रयान कब भेजे थे? तो सन 2008 में भेजे थे। और वर्तमान समय में भी अब चंद्रयान 3 जाने वाला है। हम लोग 2 भी भेजे थे, चंद्रयान 2 भी भेजे थे, लेकिन वह किसी वजह से सफल नहीं हो पाया, वो असफल हो गया था। लेकिन अब वर्तमान में चंद्रयान 3 भेजने वाले हैं और वह जाकर चंद्रमा के बारे में रिसर्च करेगा। क्या रिसर्च करेगा नहीं करेगा किस वीडियो में चर्चा किया जाएगा। हालांकि अभी आपको यह जानना नहीं है, क्लास में इसकी चर्चा किया जाता है। फिर आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा LTBT का फुल फॉर्म, तो आप लिख लेंगे। हम बोल रहे हैं लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। लिमिटेड आप हिंदी में ना तो हिंदी लिख सकते हैं, नहीं तो इंग्लिश में लिख सकते हैं। लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी या LTBT के फुल फॉर्म हो गया। अब एक और क्वेश्चन पूछेगा आपसे NPT के फुल फॉर्म। NPT इस चैप्टर के काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये सबको आप लोग अवश्य याद कर लेंगे। NPT इसका नाम हो गया न्यूक्लियर नॉन प्रोलाइफेरेशन ट्रीटी। तो याद रखेंगे न्यूक्लियर, हम 2 बार बोलेंगे, आप उसे सुन के लिख सकते हैं। न्यूक्लियर नॉन प्रोलाइफेरेशन ट्रीटी NPT का पूरा नाम है। यह इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट में से एक था। इस तरीक़े से हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। किसी अन्य वीडियो में हम लोग किसी अन्य टॉपिक की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और जरूरी बात कि जो भी एक्स्ट्रा बातें बताई गई है वो सभी एक्स्ट्रा बातें आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये 9th में तो काम आएगा, साथ ही साथ आप जिस अगले क्लास में जाइएगा वहाँ भी यह काम करेगा। और यदि आपके घर में कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर जैसे कि बैंक, रेलवे, SSC, तो उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो कभी आगे चल के आप लोग भी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये जितने जोड़ी पॉइंट बताए गए हैं वो सभी आने वाले एग्जाम में काम आता है। तो आप लोग अभी से बेस मजबूत करके रखेंगे तो आने वाले समय में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित रहने वाला है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।